हेलो बच्चों, यूसीआई करारा लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, साइंस की क्लास हो रही थी, बीच में थोड़ा गैप हो गया है, तो आज हम फिर एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वो चैप्टर का नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या पदार्थों के गुण। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस या जितने भी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जैसे आपको पता है कि पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, वैसे पदार्थ की 15 से ज्यादा अवस्थाएं हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा होता है बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ते हैं और किस पदार्थ की क्या विशेषताएं होती हैं और उसके क्या भौतिक या रासायनिक गुण होते हैं, वो भी यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जिनको जो है अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिसका नाम है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की 4th स्टेट है, चौथी अवस्था है। तो चौथी अवस्था का नाम क्या है? प्लाज्मा है, जिसको हम बोलते हैं सुपर फ्लूइड या दूसरा है सुपर सॉलिड बोलते हैं। इसको सुपर सॉलिड बोलते हैं। तो सुपर सॉलिड को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये है अति ठोस। तो जो सुपर सॉलिड होता है उसको हम BEC बोलते हैं। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का मतलब ये होता है कि इसको बहुत लो टेम्परेचर तक अगर किसी पदार्थ को रखा जाता है तो वो अवस्था जो है वो पदार्थ 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो पदार्थ की चौथी अवस्था हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंडा कर देते हैं तो वो सुपर सॉलिड या अति ठोस पदार्थ की 5वीं अवस्था में चला जाता है। जो सामान्य ताप होता है ठोस, द्रव, गैस, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 अवस्थाएं हो गई। अब हम इसको देखते हैं यहाँ एक बार फिर। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस किस अवस्था पर होते हैं? वो साधारण ताप पर होते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, सॉलिड जिसको हम ठोस कहते हैं, लिक्विड और गैस। तीसरी अवस्था है हमारी गैस। ये जो है सामान्य ताप पर पाए जाते हैं। सामान्य ताप का मतलब ये होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर। सामान्य ताप का मतलब जैसे हम इस समय रह रहे हैं तो हमारे आसपास ठोस भी होते हैं, द्रव भी हैं, गैस भी हैं, हम सबको देख पा रहे हैं आराम से। तो ये सामान्य ताप जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम कमरे का ताप भी बोलते हैं, रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस पर ठोस, द्रव, गैस तीनों मिलते हैं। लेकिन अगर हम पदार्थ की चौथी अवस्था की बात करें तो जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो है कमरे के तापमान पर नहीं मिलता है, यह मिलता है सुपर हाई टेम्परेचर। सुपर हाई टेम्परेचर का मतलब हो गया अति उच्च दाब या बहुत हाई टेम्परेचर जिसके बात करते हैं। इसका टेम्परेचर रेंज होता है 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। जो है जो तापमान है वो सुपर हाई टेम्परेचर की रेंज में आता है। ठीक है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई। 5वीं जो अवस्था है वो 5वीं अवस्था जो है ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पर। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। ये 3 अवस्थाएं कहाँ मिलती हैं? रूम टेम्परेचर पर मिलती हैं, सामान्य ताप पर या साधारण ताप पर मिलती हैं, सामान्य ताप पर। ठीक है, सामान्य ताप का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। इतने पर ठोस, द्रव, गैस आपको तीनों मिल जाते हैं। लेकिन ये पदार्थ की जो चौथी अवस्था है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये जो है कब मिलता है? वेरी हाई टेम्परेचर, अति उच्च तापमान पर मिलता है, वेरी हाई टेम्परेचर। तो वेरी हाई टेम्परेचर का रेंज कितना होता है? तो लगभग जो है 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान जो है ये किस में आता है? वेरी हाई टेम्परेचर। 9000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है।
लेकिन उसके नीचे क्या आता है हमारा, जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो है BeC। ये मिलता है बेटा सुपर लो टेम्परेचर। तो सुपर लो टेम्परेचर का मतलब होता है अति निम्न दाब, अति निम्न ताप बोलेंगे इसे। ताप मतलब होता है सुपर लो टेम्परेचर। सुपर लो टेम्परेचर कितना होगा, ये लिक्विड नाइट्रोजन के बराबर होता है। तरल नाइट्रोजन जो ताप होता है लिक्विड N2 के बराबर होता है, जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने डिग्री पर अगर किसी वस्तु को ले जाएंगे ठंडा करके तो वो क्या हो जाएगा, सुपर लो टेम्परेचर हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इस बात को आपको समझना है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसका पूरा नाम है। सत्येंद्र नाथ बोस हमारे देश के साइंटिस्ट है, उन्होंने इस पदार्थ की खोज किया तो आइंस्टीन का उसमें क्या मिला, सहयोग मिल गया। तो इसलिए आइंस्टीन के नाम को इसमें जोड़ दिया जाता है, जबकि नाम किसका इसमें आता है, सत्येंद्र नाथ बोस। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। तो पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं हो गई बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5। इस बात को ध्यान दीजिए। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो BeC है बहुत लो तापमान पर मिलता है, लो टेम्परेचर पर। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये जो है सुपर हाई टेम्परेचर पर मिलता है। तो इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं बेटा, इसमें देखते हैं, आगे आते हैं यहां पर। एक बार इसको देखते हैं यहां पर। देखो, तो यहाँ लिखा है ना ये, तो बात समझ में आ गई। पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो गई। अब पांचों के बारे में हम थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ के यहाँ पर क्या है, 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इनके अतिरिक्त कुछ विशेष परिस्थितियों में पदार्थ प्लाज्मा की अवस्था में होता है। और दूसरा है जिसे अति ठोस या सुपर सॉलिड बोलते हैं, सुपर सॉलिड या अति ठोस बोलते हैं। आदि अन्य अवस्थाएं भी ग्रहण करता है। वास्तव में वर्तमान में पदार्थ की 15 से अधिक अवस्थाएं हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में उसकी बात हम अभी नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की जा चुकी, जहां ठोस, द्रव, गैस तथा प्लाज्मा प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। ये जो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा है प्रकृति में, नेचर में पाए जाते हैं, जबकि ये जो और अवस्थाएं हैं ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए हमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक एक्टिविटी या क्रियाकलाप करना पड़ता है, तब जाके हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ चीजें हमको नेचुरल मिलती हैं, कुछ जो है अलग तरीके से मिलती हैं। तो हम आते हैं अगले, तो अगला हमारा टॉपिक है कि इसी में वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की जा चुकी है, जहाँ ठोस, द्रव, गैस तथा प्लाज्मा प्रकृति में स्वाभाविक रूप से मिलता है, वही पदार्थ की अन्य अवस्थाएं मुख्य रूप से प्रयोगशाला में विकसित की जाती हैं। इसका मतलब लेबोरेटरी में ही हो सकता है, रियल लाइफ में हमारे प्रयोग में नहीं हो सकता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला हमारा क्या कह रहा है, ये बेटा हाल ही में जापान के तोहोकू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कॉस्मोस प्रेसाइड्स ने क्या किया है, नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज का दावा किया है। और इस पदार्थ की इस नई अवस्था का जॉन टेलर मेटल नाम दिया गया है। यह अवस्था इस मायने में विशिष्ट है कि यह एक साथ विद्युतीय रोधी इंसुलेटर, अतिचालक, सुपरकंडक्टर, धातु, मेटल तथा चुंबक सभी के गुणों को प्रदर्शित करता है। ये कह रहा है कि ये जो पदार्थ है इसमें धात्विक लक्षण भी है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाएगी। अधात्विक लक्षण है, इसका मतलब
ये विद्युत रोधी भी हो सकता है, धातुओं के भी लक्षण है तथा चुंबक के भी इसमें लक्षण है। तो ये जो पदार्थ है क्या नाम है इसका? जॉन टेलर मेटल। तो जॉन टेलर मेटल है, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। तो ये क्या है? एक नया है। बाकी आपको पता है साइंस में रोज नए नए डेवलपमेंट होते रहते हैं, तो नए नए डेवलपमेंट के साथ ये जो है नई नई चीजें बनती रहती हैं। विद्युत रोधी से चालक के रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को ही जॉन टेलर प्रभाव या जॉन टेलर मेटल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। यही बार बार पूछा जाता है हमसे कि इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगले हम बात करते हैं, ये आ गया प्लाज्मा के बारे में। तो अब प्लाज्मा के बारे में करते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी व आयनित अवस्था है। आयनित अवस्था का मतलब होता है इसमें जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो आयन की अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो सारे पार्टिकल, सारे कण क्या होते हैं? आयंस के रूप में पाए जाते हैं। और इसमें धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर 2 धन आयन है तो उसके बगल में 2 ऋण आयन होगा। 3 धन आयन है तो 3 उसमें क्या होगा? ऋण आयन होगा। इसका मतलब ये सब आयंस के रूप में पाए जाते हैं और गैस के रूप में होते हैं और अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। इसका मतलब इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी वो एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब रिएक्शन भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये बनते कहाँ पर है? प्लाज्मा। हमको देखने को कहाँ मिलेंगे? तो जितने भी आकाशीय पिंड है, जैसे तारा है, ठीक है, इंटरस्टेलर स्पेस है, विसर्जन नलिका है, जो ट्यूबलाइट होती है वहां पर भी होता है। आपने एक प्लाज्मा टीवी का भी नाम सुना होगा, उसमें भी प्लाज्मा आता है। उसमें जो भी पदार्थ होते हैं वो सब आयन की अवस्था में होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर जहां पर बिजली बनाई जाती है, एटम बम बनाए जाते हैं। तारे, जितने तारे हैं उनके वायुमंडल में पाया जाता है। और सबसे खास बात, सबसे अच्छा कहा है कि सन या सूर्य में ये पाए जाते हैं। तो सूर्य के अंदर का जो तापमान है बहुत ज्यादा होता है, 5000 से 9000 डिग्री सेल्सियस। उसके अंदर जो पदार्थ मिलता है, जो मैटर मिलता है, ना तो वो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, उस अवस्था का नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम में कोई अन्य गैस होती है और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित का मतलब उसमें प्लस और माइनस आ जाता है, जिसकी वजह से वो पदार्थ जो है प्लाज्मा की अवस्था में चेंज हो जाता है। तो देखिए, प्लाज्मा एक हमारा ब्लड में भी होता है, जैसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। तो वो वाला प्लाज्मा ये प्लाज्मा नहीं है, वो प्लाज्मा अलग है, वो ब्लड में होता है, इसलिए उसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा अलग चीज है और ये जो प्लाज्मा है ये अलग चीज है। तो ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये ना तो ठोस होता है, ना द्रव गैस होता है, ये केवल आयन की अवस्था में है। इसका मतलब इसमें धन और ऋण होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। अगला हमारा पेज क्या कह रहा है, देखो। प्लाज्मा के कारण इस सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो जो हमें लगातार इतनी एनर्जी मिल रही है सूर्य से, तारों से, और उसमें जो लगातार इतनी चमक है, वो चमक किसकी वजह से होती है? प्लाज्मा की वजह। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तापमान कितना होता है? ठीक है, तो ये बात आपको समझना है कि इसमें सूर्य हमें लगातार इतनी एनर्जी देता है, तो किस कारण देता है? प्लाज्मा। तारों में जो इतनी चमक होती है, लाल लाल दिखता है, वो किसके कारण है? प्लाज्मा के कारण है। और इसका हाई टेम्परेचर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9000 डिग्री सेल्सियस तक, इतना रेंज होता है इसका। तो इस रेंज में जो भी पदार्थ वहां मिलेगा, वो पदार्थ जो है आपका किस अवस्था में रहेगा? प्लाज्मा की अवस्था में रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लाज्मा समझ में आ गया आपको। फिर अगले हम बात करते हैं इसी में। अगला जो हमारा है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम आपको याद रखना है। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है।
पांचवी अवस्था है या फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन ये क्या होता है, वेरी वेरी लो टेम्परेचर पर मिलता है। तो वेरी लो टेम्परेचर, इसका मतलब अभी हमने बताया आपको कि -196 डिग्री सेल्सियस ये द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है, लिक्विड नाइट्रोजन। और इस तापमान पर अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को अगर रख देते हैं, कोई भी जैविक नमूना है, बायोलॉजिकल सैंपल है, तो वो कभी खराब नहीं होता है। बायोलॉजिकल सैंपल अगर यहाँ पर रख देते हैं तो वो कभी खराब नहीं होता है। जैसे जैसे क्या रख दें यहाँ पर, जैसे देखते हैं आप डीएनए जो बॉडी में होता है, डीएनए रख दें, आरएनए रख दें, ठीक है। जीन बैंक होता है, वहां जीन रखे जाते हैं हमारे। ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है। तो और बाकी जो सीमेन होते हैं, जो जानवर के मेल के सीमेन होते हैं, उसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना होता है, तो उसको भी इसी तापमान में रखा जाता है, नहीं वो खराब हो जाएगा। जितनी वैक्सीन होती हैं, वैक्सीन का मतलब जितने टीके हैं, उनको भी हम इसी में शामिल करते हैं, तो इनको भी लो टेम्परेचर में रखा जाता है। तो वो लो टेम्परेचर -196 -196 डिग्री सेल्सियस जो द्रव नाइट्रोजन का तापमान होता है, इसमें ये चीजें खराब नहीं होती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, BEC है, जो बहुत लो टेम्परेचर पर होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा क्या कह रहा है, इसको देखना है, ठीक है। अब देखो इसमें पदार्थ के बारे में अब आगे हमारा ये आ गया है, पास्कल के नियम के आधार पर कोई द्रव चालित बनाया जाए, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। आपने पास्कल का नाम सुना होगा। जितने भी आज मशीन काम करती हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, जो स्टीयरिंग होती है उसमें, या जितने भी जेसीबी के अंदर बहुत सारा सामान उठाने का होता है, उसके अंदर जो प्रेशर वाला काम होता है, वो सारा का सारा किस पर आधारित है, पास्कल पर आधारित है। ध्यान रखना है इस बात को। तो पास्कल का नियम आज के दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितने भी, इसको देखते हैं आप यहाँ पर, हाँ याद देखिए, तो पास्कल के नियम आपको याद रखना है। कहाँ इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक जितने ब्रेक हैं, जिसको हम पावर ब्रेक बोलते हैं, वो सब ब्रेक में सिर्फ प्रेशर का सारा खेल होता है। तो प्रेशर की वजह से क्या है, वो आसान हो जाता है और उस पर ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता। जैसे आज के जो आधुनिक ट्रक आते हैं, बस आती हैं, उसमें आराम से घुमाइए पूरा पहिया, पूरी गाड़ी जो है आराम से रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस नियम पर काम करते हैं, पास्कल के नियम पर काम करते हैं। तो पास्कल का संबंध हमारे दैनिक जीवन में यही है कि जितनी भी जेसीबी, जितनी भी मशीनें होती हैं, काम को आसान बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलिक मशीनों की कार्य विधि लगभग समान है, जो द्रव तथा दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। पहला, द्रव के आयतन पर दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है। दूसरा ये कि द्रव के किसी भी भाग पर बल या दाब आरोपित करके उसे द्रव के किसी भी हिस्से में आरोपित किया जाता है, अर्थात पहुंचाया जा सकता है। तो अगर कोई हैवी मशीन है, उसकी स्टीयरिंग नहीं घूमती है, तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं है। तो अगर उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर है, हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल कर दिया जाएगा, तो वो मशीन, वो गाड़ी, वो ट्रक क्या होगा, हल्का हो जाएगा और हमें बहुत आसानी से उसको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात को ध्यान रखना। तो पास्कल का नियम समझ में आ गया। पास्कल का नियम कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जितने भी हाइड्रोलिक प्रेशर वाली मशीनें होती हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइड्रोलिक, ठीक है। अब आगे करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर पानी तैरता है, यदि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। अब कुछ क्वेश्चन है इसमें, ये आपको हमें बताना है कि आपको पता है कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो डेंसिटी है, पानी का घनत्व, वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है या सर्वाधिक होता है।
ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता तो वही जो है पानी क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तो इसका घनत्व कम हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखने, आपसे पूछा जाए पानी भारी होता है या बर्फ भारी होती है, बताइए भाई थोड़ा सोच के। तो आप जानते हो कि पानी का घनत्व ज्यादा होता है, बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। तो बर्फ जो है पानी पर तैरने का मेन कारण है कि इसकी डेंसिटी बर्फ की, जबकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। इस बात को, तो इसका एक एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, ये जैसे कोई तालाब है, ये तालाब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, अचानक यहाँ का टेम्परेचर गिर गया या डाउन हो गया, तो झील के ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाती है। झील के ऊपरी सतह पर बर्फ जम जाती है, तो इसका तापमान हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर जो फिश है, मछलियां हैं, वो जिंदा कैसे रहेंगी? तो यही सवाल है कि किसी भी तालाब में पानी भरा है, अचानक झील का पानी जम गया, अब उसमें रहने वाले जीव या मछलियां कैसे जिंदा रहेंगी? तो हम ये बताएंगे कि ये जो बर्फ है, बर्फ जो है केवल ऊपरी सतह पर बनता है, नीचे नहीं बनता है, नीचे पानी रहता है, तो इसलिए नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस में ये पानी रहता है, उसी पानी में वो जिंदा रहते हैं। लेकिन जो ऊपर का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ बन गया, तो इसलिए बर्फ बन जाने के बावजूद भी मछलियां या उसके अंदर रहने वाले जो जीव है वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी झील में बर्फ जम जाने पर भी उसके अंदर रहने वाली मछलियां जिंदा कैसे रहती हैं? तो ऊपरी सतह का तापमान 0, जिसकी वजह से वहां बर्फ, लेकिन अंदर नीचे की सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, उसी पानी में मछलियां रहती हैं और वो जिंदा रहती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अभी इसके कुछ सवाल भी आगे मिलेंगे हमको। तो ये कह रहा है कि शरीर पानी में डूब जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हो, दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाएंगे, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो फिर कोई भी चीज रखेंगे उसमें डूब जाएगा। तो कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस के ताप पर शरीर तैरता है। अगर पानी 4 डिग्री सेल्सियस ताप वाला होगा तो उसमें आदमी नहीं डूबेगा कभी भी, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, बॉडी का डेंसिटी कम है, बॉडी तैरती रहेगी। यदि पानी का तापमान 4 से 100 कर दिया जाए तो क्या होगा? तो शरीर पानी में डूब जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा और बॉडी का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो आदमी जो है डूब जाएगा। इसलिए आपसे कहा जाए ठंडे पानी में तैरना आसान है, गर्म पानी में तैरना आसान है, तो हमारा जवाब होगा कि ठंडे पानी में तैरना आसान है, क्योंकि ठंडे पानी का जो घनत्व है वो ज्यादा होता है और गर्म पानी का घनत्व कम हो जाएगा, जिससे शरीर डूब जाएगा। चलिए, ये बात समझ में आ गया। तो सारा खेल किसका था? डेंसिटी का था, घनत्व का था। तो घनत्व कम होगा, ज्यादा होगा, उससे उसके डूबने और तैरने का सिद्धांत पता चलता है। समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है, क्यों? अब सवाल है हमारा कि समुद्र, अब पहले ये बताइए कि समुद्र में तैरना आसान है या नदी के पानी में तैरना आसान है? तो हमारा जवाब होगा कि समुद्र में तैरना आसान है। देखिए, ये हमारे पास एक बीकर है और एक ही दूसरा बीकर है। इसमें हमने जो है फ्रेश वाटर ले लिया। फ्रेश वाटर का मतलब मीठा पानी, जो पीने वाला पानी है। दूसरा है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मतलब खारा पानी। अब आप एक प्रयोग करके देख सकते हो, आप अगर इसमें कोई नींबू डालोगे, आप नींबू, तो नींबू क्या होगा? इसी में डूब जाएगा, डूब जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर रहेगा। लेकिन जो खारा पानी है, खारे पानी में नींबू नहीं डूबेगा, नींबू क्या है? ऊपर की सतह पर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो खारा पानी है उसका डेंसिटी ज्यादा है, इसमें नमक है, नमक होने की वजह से ये नींबू को नहीं डूबने देगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। लेकिन ये फ्रेश वाटर है, पीने वाला पानी है, इसमें नींबू डूब जाएगा।
लेकिन अगर इसी में फिर से आप नमक मिला दीजिए, बाहर से आप लाके नमक मिलाते जाइए और मान लीजिए 2 लीटर पानी है तो 200 ग्राम नमक मिला दीजिए इसमें, फिर घोल दीजिए। फिर नींबू को आप इसमें अगर डालेंगे तो नींबू फिर नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि पानी का डेंसिटी या घनत्व तो बढ़ जाएगा, नींबू बीच में ही कहीं तैरता रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। एक तो ठंडे पानी का घनत्व ज्यादा होता है, गर्म पानी का कम होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो ताजा पानी है, पीने वाला पानी है, उसका डेंसिटी कम होता है, खारे पानी का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो जो हमारा समुद्र है, महासागर है, उसका पानी खारा होता है, उसमें नमक होता है। लेकिन जो नदी का पानी है वो पानी कैसा है? फ्रेश वाटर है। ड्रिंकिंग वाटर तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्रेश वाटर है, ताजा पानी है, उसमें नमक ये तो है ही नहीं, ये तो है तो बहुत ना के बराबर है। तो बताइए भाई, समझ में आ गया? समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान है। ये बात सही कह रहा है, लेकिन कह रहा क्यों? तो हमें बताना है। क्योंकि नमक आदि के लवण के घुले होने के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक हो जाता है। तो अधिक हो जाने की वजह से उसमें तैरना आसान हो जाता है। ठीक, ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। जहाज होता है, जहाज को तो पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, समुद्र वाले पानी में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, ठीक है, या किस महासागर में जा रहे हैं। चूंकि अलग अलग महासागर है, दुनिया में जो 7 महासागर हैं उनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है और उसका पानी भी सबसे ज्यादा खारा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है, कहां से? नदी से सागर में। जैसे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के पहले वहां बहुत सारी नदियां मिलती हैं, बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और वही बंगाल की खाड़ी का नदी जो पानी जाता है वो हिंद महासागर में मिल जाता है, इंडियन ओशन में मिलता है। तो जहाज भी जो है, यहाँ पर जो पोर्ट है वो भी यही बने हैं नदी के किनारे। तो नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो इसका कारण समझ में आया? ऐसा क्यों कह रहा है? देखो, जैसे नदी है और ये क्या है, इसके बगल में महासागर है, या ऐसा ले लो आप, कुछ दूर तक इसका पानी क्या है? नदी का पानी है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर वाले एरिया में ये समुद्र का पानी आ गया। अब यहाँ कोई जहाज होगा तो अगर नदी है तो थोड़ा नीचे रहेगा जहाज, लेकिन जैसे ही समुद्र में पार करेगा तो इसका घनत्व तो ज्यादा है, इसमें नमक ज्यादा है, खारापन ज्यादा है, तो ये जहाज क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पर क्या था? थोड़ा सा नीचे था, और यहाँ क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पानी में क्या है? नमक है, खारापन ज्यादा है। तो खारापन होने के कारण, नमक होने के कारण ये जहाज क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 2 बातें हो गई, नदी के जल में तैरना आसान है कि समुद्र के जल में तैरना आसान है। कोई जहाज अगर नदी से समुद्र में जाता है या समुद्र से नदी में आता है तो उसके सतह पर, उसके तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज हमको यहाँ पर देखना है। हमें समझ में आ गया सागर का जल का घनत्व क्या है? ज्यादा है, इसके कारण ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। किसी बांध की दीवार नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है, क्यों? देखा होगा आपने, कोई नाला है या बांध है जहां लगातार पानी आता है जाता है, तो उसके जो नीचे वाली जो दीवार है, नीचे वाला जो बेस है, फाउंडेशन है, वो चौड़ा बनाया जाता है। चौड़ा बनाया जाता है। इसको आप एक प्रयोग के तो समझ लीजिए। ऐसे कैसे समझना है? यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि हमारे पास एक ये टंकी है, टंकी मान लीजिए आप इसको, ठीक, इसके अंदर पानी भरना है और ये टोटी है, इसकी टैप है, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या भरना है? हमें पानी भरना है।
तो आप बताइए, ये टैप नंबर 1 है, ये टैप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसमें हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। अब आप सोच के बताइए कि अगर हम तीनों टैप को एक साथ खोलेंगे तो किस टोटी का पानी सबसे ज्यादा दूर पर जाके गिरेगा? आप एक 30 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए और यहाँ पर बताइए कि किस वाली टोटी का पानी सबसे पहले नहीं, सबसे ज्यादा दूर पर गिरेगा। सबसे ज्यादा दूर का मतलब यहां से पानी जब आएगा तो इतना जाएगा, ये यहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। और जो प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो उसका फ्लो भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जो सबसे नीचे है टोटी, अगर इसको खोलेंगे तो इसका पानी ज्यादा दूर तक गिरेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इस बात को आपको समझना है। तो जैसे जैसे गहराई, अब तो बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा, प्रेशर मतलब दाब होगा, वो यहाँ पर होगा P1 पर, फिर यहाँ पर होगा P2 पर, फिर यहाँ होगा P3। तो सबसे ज्यादा दाब कहाँ होगा बेटा? किस पॉइंट पर होगा? P1 पर प्रेशर ज्यादा होगा, P2 पर प्रेशर कम होगा, और P3 जो पॉइंट है प्रेशर सबसे कम होगा। लेकिन पानी गिरने की जो गहराई है, पानी गिरने की जो दूरी है, तो यहां पर नोट करिए, पानी गिरने की दूरी किस टैप में, किस टोटी में सबसे ज्यादा होगा और किस में सबसे कम होगा? तो जो टोटी नंबर 1 है, टैप नंबर 1 है, सबसे ज्यादा दूर यहाँ पे पानी गिरेगा, फिर दूसरे पे गिरेगा, फिर तीसरे पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है किसी टोटी में, किसी बॉटम में, किसी भी सिस्टम में, उसकी गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो फिर पानी जब खुलेगा तो वो उतनी ही दूर पर जाएगा। तो बताइए, अगर इसकी दीवार अगर चौड़ी बना दी जाएगी तो इस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा तो बांध जल्दी टूटेगा नहीं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, किसी बांध की दीवार नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है। क्यों? तो उसका कारण समझ में आ गया आपको? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आपको समझ में आ गया हो जाए, क्योंकि आपने बड़े ध्यान से इसको सुना, ध्यान से देखा आपने। तो अब हम बात करते हैं, ये जैसे अब जैसे दीवार है तो ये चौड़ा बनाया जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी दीवार कम चौड़ी हो जाएगी। तो अधिक चौड़ाई से कम चौड़ाई की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब फिर आगे हम देखते हैं, दूसरा ये बांध है, दूसरा ये पुल है। ठीक, ये आप देखिए, अब इधर से अगर पानी जाएगा तो पानी जाएगा तो इधर भी प्रेशर डालेगा, इधर भी प्रेशर डालेगा, इधर भी दबाव डालेगा, इधर भी दबाव डालेगा। तो जब दबाव डालेगा, अगर चौड़ा रहेगा तो इस पर असर कम होगा। पता चला ये नीचे पतला है, ज्यादा बार बार प्रेशर अगर ऐसे मारेगा तो ये पुल उखड़ जाएगा, पुल जो है बहुत जल्दी गिर जाएगा, बांध जल्दी गिर जाएगा। इसलिए बांध का, पुल का जो आधार होता है, बेस होता है, उसको ज्यादा चौड़ा और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है ताकि उस पर प्रेशर कम से कम ले सके। ये बात आपको समझ आ गई होगी, सबकी सारी बातें। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहा है हमको, इस बात का ध्यान रखना है अभी। ठीक है, चल तो इसको लिखते रहिएगा बेटा, ताकि लिखने से क्या होता है, अभ्यास होता है और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। और खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ लिखते ही रहें। रफी कॉपी में लीजिए, देखो क्या लिखा है, ताकि वह गहराई के साथ बढ़ने वाले क्षैतिज दाब का सहन कर सके। द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिटिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कुछ नहीं करना है, सीधा बोलना है पास्कल साहब ने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जो दुनिया में जितनी भी मशीनरी है, जितने भी मशीन है, ब्रेक सिस्टम है, वो बिल्कुल आसान हो गया। तो द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल का सिद्धांत या पास्कल की थ्योरी या पास्कल का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
तो जितने भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई भी मशीन है, कोई भी स्टीयरिंग है, तो लोग कहते हैं पावर बहुत ज्यादा है, पिकअप बहुत ज्यादा है। तो नई गाड़ी लेकर आते हैं तो कहते हैं ना पिकअप बहुत अच्छा है। तो पिकअप मीन्स प्रेशर, और प्रेशर ज्यादा है तो पूरा सिस्टम क्या कहा जाएगा कि वो पिकअप उसका ज्यादा है। ये सिद्धांत दिया किसने? पास्कल ने दिया। ठीक है। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? आर्किमिडीज ने। जल का उत्क्षेप का मतलब होता है कि अगर किसी पानी में किसी वस्तु को गिरा दिया जाएगा तो पानी जो है इस पर फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ बल लगाता है, और ये वस्तु ऊपर की तरफ आती है। इसी को हम उत्क्षेप बल कहते हैं या बायोंस फोर्स कहते हैं। ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या है हमारा। क्या आप जानते हैं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? भाई अब छोटे छोटे सवाल हैं इस तरीके के, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर की जरूरत क्या है? खुले में खाना बनाइए, खुले में खाना बनाएंगे, नीचे से गैस गर्म करेंगे, पानी गर्म होगा, उसका भाप होगा, भाप बाहर चला जाएगा, भाप जो है खाने पर दबाव नहीं डालेगा। जो खाना उसके अंदर रखा हुआ है जिसको हम पका रहे हैं, आलू टमाटर कुछ भी पका रहे हैं, तो अगर वो गैस जो बनेगा, जो वेपर बनेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो दीवार पर टकराएगा कुकर के अंदर। जो टकराएगा तो उसके अंदर जो भी सामान पकने के लिए रखा है उस पर टकराएगा, वो भी टकराएगा, तो क्या होगा? जल्दी पक जाएगा। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आप सुन लीजिए इधर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं निकल पाते हैं। भाई प्रेशर कुकर में सीटी लगती है ना, तो जब एक सीटी एक लिमिट तक बनेगी तब तक तो खाना उतने प्रेशर में बन ही जाएगा, तब जाके वो ढक्कन उठता है अपने आप, सीटी लगती है, सीटी आती बाहर। अतः बर्तन में रखे पानी व खाद्य पदार्थ पर दबाव डालते हैं, जो पानी है, नमक है, आलू है, जो भी आपने उसके अंदर डाला है चीजें, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाता है। और अब ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर उबलता है और भाप बनने से पहले अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। भाप बनने से पहले हीट बहुत जल्दी ले लेगा, अतः खाद्य पदार्थ का ताप भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है और वह जल्दी पक जाता है। खुले में पकाएंगे, खुले बर्तन में, तो ये वाली प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। आप नीचे से पानी गर्म करेंगे, पानी तुरंत उबलने लगेगा, फिर वो पानी उबलेगा तो जो उसके अंदर हीट जाएगी वो हीट बाहर जाने लगेगी। हीट बाहर जाएगी तो जो खाना उसमें रखा है, जिसको पकने के लिए रखा है, उसको हीट मिलेगी नहीं। हीट मिलेगी नहीं तो खाना पकेगा, लेकिन देर में पकेगा। सवाल ये है कि हाँ जल्दी क्यों पक जाता है, ये वाली बात है यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। तो सारा खेल जो है किसका है? प्रेशर का है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व, डेंसिटी नापते हैं इससे। अब अलग अलग पदार्थ है, अलग अलग तरल है, लिक्विड है, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, दूध है, तेल है, डीजल है, केरोसिन है, शहद है, पानी है, पानी में भी खारा पानी है, मीठा पानी है, अशुद्ध जल है। तो इनकी डेंसिटी को नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर नाम का उपकरण इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्लवन के सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज में। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है। जैसे पेट्रोल और पानी में डेंसिटी किसका ज्यादा होता है? एक बार सोच के बताएं आप। क्या पेट्रोल के अंदर पानी डाला जाएगा तो पेट्रोल बाहर आएगा, ऊपर आएगा या नीचे रहेगा? तो हमारा जवाब होगा पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का डेंसिटी पानी से कम होता है। तो डेंसिटी कम होता है तो वो पानी पर तैरने लगता है। तो सारा खेल किसका है? डेंसिटी का है। इस पर बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघलकर नीचे से पिघलता है। देखिए जो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं
वो ग्लेशियर क्या करते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं। तो ये कह रहा है जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, मतलब 100-100 मीटर 200-200 मीटर लंबे बर्फ का खंड, महाखंड, उसको हम क्या बोलते हैं, हिमखंड बोलते हैं। और हिमखंड कह रहा है नीचे से पिघलता है, ऊपर से नहीं पिघलता है। कभी भी देख लीजिए आप, कोई बर्फ का टुकड़ा रख दीजिए तो बर्फ नीचे से ही पिघलता है, ऊपर से नहीं पिघलता है। ये कह रहा है ऐसा क्यों? आप घर पे एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिएगा, बर्फ का टुकड़ा ले लीजिएगा, फिर 2-4 मिनट आप ऑब्जर्व करिएगा, वो नीचे से पिघलना शुरू करता है, ऊपर से नहीं पिघलता है। तो उसका कारण क्या है? नीचे के तल पर अधिक दबाव के कारण होता है। नीचे का जो है इस पर फोर्स ज्यादा लगता है, यहाँ रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे 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 क्या होगा, मेल्ट होने लगेगा। जो मेल्ट होगा तो ये मेल्ट होगा, धीरे 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 फिर ऊपर वाला भी मेल्ट हो जाएगा, पूरा पिघल जाए। तो बात समझ में है, नीचे के बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो जल्दी पिघल जाएगा। किसी का गलनांक, किसी का मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अगर गलनांक ज्यादा है इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके पिघलेगा। और किसी का गलनांक कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो उसको थोड़ा गर्म करेंगे और पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो ये पास्कल का सिद्धांत है या पास्कल का नियम है। जो भी ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल का मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं, उन सर गाड़ियों में जो ब्रेक सिस्टम है वो हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक मतलब कहते हैं ना प्रेशर वाली गाड़ियां हैं, प्रेशर वाला ब्रेक है, पावर ब्रेक, वो सारा का सारा पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, इसको सोच के बताइए जरा। तो बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास एक गिलास है, ठीक, इस गिलास में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और पानी कहाँ तक भरा है, पूरा तल तक भरा है, पूरा गिलास पानी से भरा है। अब हमने क्या किया, इसमें बर्फ का टुकड़ा ले लिया। अब बर्फ का टुकड़ा यहाँ पर है अभी। अब कह रहा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा या नीचे घटेगा या समान रहेगा या सेम रहेगा। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे गिलास पूरा भरा है, आपने बर्फ का टुकड़ा ऊपर से इसमें डाला, तो जैसे बर्फ उसमें जाएगा, अपने एरिया, अपने वॉल्यूम, अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर, अपने वेट के बराबर, उतना पानी क्या करेगा, तुरंत ये बाहर कर देगा। अगर कम भरा हुआ है तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा निशान। ठीक, पिघलेगा तो जब ये बर्फ पिघलेगा आगे आने वाले समय में, तो फिर इसका वाटर लेवल उतना ही रहेगा, वाटर का लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा बर्फ के पिघलने पर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, फिर से समझो। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी के लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पानी का लेवल या पानी का स्तर क्या है, उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे ही पानी इसमें जाएगा, बर्फ डालोगे पानी में, तो जितना इसका वेट है, जितना इसका भार है, अपने भार के बराबर पानी पहले ही निकाल देगा। अगर गिलास खाली है, देखो, अगर गिलास पानी यहां तक भरा हुआ है और बर्फ का टुकड़ा डाले तो ये ऊपर उठ के इतना आ जाएगा, थोड़ा लेवल उसका बढ़ जाएगा पानी का, लेकिन पिघलने के बाद फिर उसका लेवल नहीं बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं हम लोग। तो मुझे उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे और अच्छे से इसको समझते रहिए, लिखते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले लाइन पर। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है,
ये भी जानिए किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। तो एकरा द्रव्यमान घनत्व अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान के उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक किलोग्राम पर घन मीटर क्यूब होता है। ये उसके घनत्व का बताने का तरीका है। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का घनत्व है, पानी से तुलना हम पेट्रोल से कर रहे हैं, पानी की तुलना हम शहद से कर रहे हैं, पानी की तुलना हम डीजल से कर रहे हैं, पानी की तुलना हम मिट्टी के तेल से कर रहे हैं, पानी की तुलना हम अल्कोहल से कर रहे हैं, पानी की तुलना हम दूध से कर रहे हैं, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। ठीक है। किसी वस्तु के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। मैंने बताया ना कि जल का जितना डेंसिटी है, घनत्व है, दूसरे पदार्थ से उसकी जो तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, उसी को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। यह एक मात्रक विहीन राशि है। चूंकि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, ये दो घनत्वों का अनुपात होता है। मतलब दो घनत्व हैं, दो डेंसिटी हैं, उनका एक रेशियो होता है, रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षिक घनत्व। बात समझ में आ गई आपको? ये पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। इसको भी नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। मित केंद्र तथा उत्प्लावन केंद्र, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बायोंसी। बायोंसी समझते हैं। बायोंसी का मतलब होता है जब आप पानी में कूद जाते हैं तो पानी भी आपको ऊपर की तरफ धक्का देता है। ऐसा नहीं कि आप पानी पे ही धक्का दे रहे हैं। जैसे आप पानी में कूदेंगे, नदी में, तालाब में, कुएं में, तो आप जब इसमें पानी में जाएंगे, पानी में गिरेंगे, तो आप पानी को धक्का दे रहे हैं, पानी पर दबाव डालेंगे, दबाव डाल देंगे तो पानी में आप नीचे जाएंगे, क्योंकि आप पानी को धक्का दे रहे हैं, दबा रहे हैं। तो पानी भी क्या करता है, उतने ही घनत्व से, उतने ही बल से आपको ऊपर करता है। तो जो पानी आपको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, उसी को बोलते हैं बायोंसी। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बायोंसी बोलते हैं। इस बात को आपको समझना है। देखो, बायोंसी तैरती हुई वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो द्रव में तैर रहे। उत्प्लावन केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाले प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटते हैं, उसे हम मेटा सेंटर कहते हैं। और तैरने वाली वस्तु स्थायी संतुलन में तभी होती है जब वो दोनों केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखा पर स्थित हो, वह मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर हो। तो इस बात को समझ में आया? तो जहां पर कोई भी पदार्थ पानी में गिरेगा तो पानी भी क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसे बोलते हैं बायोंसी फोर्स या उत्प्लावन केंद्र या उत्प्लावन बल। ठीक, चलो ये तो अगला सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहाड़ों पर खाना पकाने में देर लगती है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक कम हो जाता है और जल कम ताप पर ही उबलने लगता है, जिससे जल भाप बनने से पहले भोजन को कम ही ऊष्मा देता है, कम ऊष्मा दे पाता है। चलो बताओ, ये समझ में आया है आपको? ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। परीक्षा दी थी, किसी बर्तन में पानी भरा है, ध्यान से इसको समझना है। किसी बर्तन में पानी भरा है, उसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन घटता है, अतः यदि पूरी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल बढ़ेगा कि घटेगा या परिवर्तित रहेगा। ये आपको क्या करना है, इसमें जवाब देना है। क्या करना है, बताना है कि उसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब होगा यहाँ पर
हम लोग आते हैं इधर इसके पीछे की तरफ। ठीक, हाँ, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ये अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित, चेंज नहीं होगा। तो पहले ही बात कर चुके हैं हम कि अगर किसी गिलास में पानी भरा है, उसमें बर्फ डाल दिए तो बर्फ पिघलने के बाद पानी का लेवल उतना ही रहेगा, पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है? ये कह रहे हैं हाँ। कैसे? आपेक्षिक घनत्व की सहायता से। पानी का जितना घनत्व है और सोने का है, तो डेंसिटी घनत्व से पता करते हैं। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वो पानी हटाती है। देखो, जो नाव है, शिप है, जहाज है, अपने भार के बराबर या उससे ज्यादा अगर पानी हटाएंगे तो वो कभी भी नाव डूबेगी नहीं। तो अपने भार के बराबर या उससे ज्यादा, जैसे कोई आदमी है तैर रहा है, अगर वो अपने भार से ज्यादा अगर पानी हटाएगा तो पानी में नहीं डूबेगा, और जितना उसका भार है अगर उतना भी हटा दिया तो भी नहीं डूबेगा। लेकिन अगर अपने भार से कम पानी हटाएगा, तैरना नहीं आता उसको, तो पानी नहीं हटा पाएगा, तो आदमी क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। सीधा का सीधा इसमें क्या है? फंडामेंटल है। और उस सिद्धांत को क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो आर्किमिडीज ने यह बात सिद्ध कर दिया कि अगर किसी को तैरना नहीं आता है तो पानी में नहीं कूदना चाहिए। पानी में कूदना है तो जितना उसका भार है उतना पानी वो हटाए, और पानी अगर वो हटाएगा उतना तो वो कभी भी पानी में नहीं डूबेगा। तो अपने भार, अगर उसका भार 70 किलोग्राम है तो 70 लीटर पानी जो है जहां पर है वो हटाना चाहिए, चाहे पैर से हटाए चाहे हाथ से हटाए या किसी भी। इसीलिए तैराक क्या करते हैं? बार बार पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, पैर से ऊपर करते हैं ताकि वो पानी वहां पर हटता रहे। तो भार के बराबर हटाना पड़ेगा, अपने भार के बराबर या उससे ज्यादा। ये आपकी कहानी है। उससे कम हो जाएगा तो आप पानी में नीचे जाने लगेंगे, और उससे भी कम हटाएंगे तो फिर कुछ नहीं है, डूब जाएंगे। तो डूबने के बाद आपको पता ही क्या होगा? फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा। ठीक है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हमको यही बताता है कि कैसे तैरना है और कैसे डूबना है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है, कोई भी चीज, अब पानी का जहाज नहीं डूबता है, लोहे की कील डूब जाती है। पानी का जहाज भारी होता है, उसके अंदर खाली जगह है, उसमें हवा भरी हुई है, और जितना उसका भार है उससे ज्यादा वो पानी हटाता रहता है। उसमें मोटर लगे होते हैं, पंप लगे होते हैं, मशीनें लगी होती हैं। लेकिन जो लोहे की कील है, लोहे की कील अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता, इसलिए लोहे की कील पानी में या किसी भी लिक्विड में डूब जाती है। अब इसका डेंसिटी भी ज्यादा है, घनत्व भी ज्यादा है। लेकिन वहीं लकड़ी है, लकड़ी को पानी में डाल दो, लकड़ी को पानी में डाल देंगे तो इसका घनत्व वैसे भी पानी से कम है, तो ये डूबेगा ही नहीं। तो सारा खेल किसका है? डेंसिटी का है, घनत्व का है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो ऊपर रहेगा, जिसका कम है वो नीचे रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमें? पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो ये आपको पता है, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर इस पर बर्फ रख देंगे तो बर्फ भी आराम से तैरती रहेगी, और किसी आदमी को अगर इसमें कुदा दिया जाए 4 डिग्री सेल्सियस पानी पर तो वो नहीं डूबेगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस उससे ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी में कूद जाएगा आदमी, तो उसे आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने भार के बराबर पानी को हटाना पड़ेगा, तभी आप उसमें रह पाएंगे, नहीं डूब जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपरिवर्तित रहता है? घनत्व। जैसे 1 लीटर पानी है तो उसका भी घनत्व उतना ही होगा, खाली इसका मास बढ़ रहा है, इसका द्रव्यमान बढ़ रहा है।
2 लीटर पानी है तो भी इसका घनत्व क्या रहेगा, समान रहेगा। 3 लीटर पानी है, 30 लीटर पानी है, 300 लीटर पानी है, लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होता है, तो वो डेंसिटी नहीं चेंज होता है। डेंसिटी कभी भी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उसके अमाउंट पर निर्भर नहीं करती है। डेंसिटी उसकी अपनी खुद की क्या है, क्वालिटी है। ठीक, चले आगे चलते हैं। इसमें इसको आपने समझ लिया है। लोहे का एक गोला पार नहीं है, ये पारा है, पारे पर तैरता है या पारा पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। अब आप ध्यान से समझिए, जो पारा है वो पारा जो है लिक्विड अवस्था में होता है, जबकि पारा क्या है, एक धातु है। पारा जो है एक तरल धातु है। तरल धातु का मतलब लिक्विड मेटल है। ये पानी से 13 गुना ज्यादा भारी होता है। मतलब 1 लीटर पानी, 1 लीटर पारा 13 लीटर पानी के बराबर होता है। इसका मतलब पारा का घनत्व ज्यादा है। तो ये कह रहा है कि लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है। इसका मतलब लोहे का घनत्व क्या है, कम है, पारे का घनत्व ज्यादा है, किंतु पानी में डूब जाता है। चूंकि पानी का घनत्व लोहे से क्या है, कम है, लोहे का घनत्व ज्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है, किंतु पानी से अधिक होता है। इसलिए बात ध्यान रखना है। तो पारे में ज्यादातर चीजें क्या होती हैं, तैरती रहती हैं, क्योंकि पारे का घनत्व क्या है, काफी ज्यादा होता है, पानी से लगभग 13 गुना। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सब भी किस पे नहीं, तैरना, डूबना, पूरा तैरना, आधा डूबना, आधा तैरना, ये सब किसके सिद्धांत पे काम करते हैं बेटा, ये सब आर्किमिडीज का सिद्धांत है। हाइड्रोलिक प्रेशर, वाटर, जितना भी मशीनें हैं, जितने ब्रेक सिस्टम है, पावर ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, वो किस पर निर्भर करता है, वो पास्कल के नियम पर है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। सवाल आपसे घुमा के इधर उधर से आता है, लेकिन आप थोड़ा समझेंगे तो आराम से सवाल को पकड़ लेंगे कि सवाल हमें कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, ये कह रहा, क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं कि दुग्धमापी लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर, 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। क्या कह रहा है, जब बर्फ को पानी में डालते हैं, आपको पता है बर्फ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो बर्फ जो है पानी पर तैरती रहती है, तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। इसका मतलब अगर 9 और 1 10 कर देंगे तो 10/10 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा तो पूरा अनुपात आ जाएगा। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। और 9/10 का मतलब कि 10 में से 1 भाग क्या रहता है, पानी के ऊपर रहता है। ठीक, इसका मतलब समझिए 1/10 और 9/10 का मतलब 10 में से 1 भाग पानी के ऊपर रहता है, और लेकिन 10 में से 9 भाग पानी के नीचे रहता है। इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा पानी के ऊपर, जबकि 9/10 भाग पानी के, 9/10 में से 9 हिस्सा वो पानी के नीचे रहता है, और 1 हिस्सा कहाँ रहता है, पानी के ऊपर रहता है। कि जब बर्फ को पानी में डालते हैं तो कभी ध्यान देना, तो इस बात को ये समझना है कि ये कैसे कह रहा है। मतलब 10 हिस्से हैं, 10 में से 1 हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा और 9 हिस्सा पानी के नीचे रहेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 10/10 आएगा, और 10/10 का मतलब कट जाएगा तो टोटल 1 आ जाएगा। तो ये आपको इसमें बताना है कि 1/10 और 9/10 का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। 1/10 का मतलब 1 भाग पानी के ऊपर है 10 में से, और 9/10 का मतलब हो गया 9 भाग नीचे है और 1 भाग ऊपर है। ठीक, अतः बर्फ का घनत्व 0.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वह शुद्ध जल का
घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर या 1 किलोग्राम घन मीटर होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार जल मिश्रित दूध में दुग्धमापी को डुबाकर, जल मिश्रित दूध में, अगर किसी दूध में आपने पानी मिला दिया है तो दुग्धमापी को डुबाकर दूध में जल की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। तो लैक्टोमीटर होता है, वो बता देगा कि इस पानी में, इस दूध में पानी कितना मिला हुआ है, क्योंकि वो उसका हिस्सा दिखा देगा कि कितना भाग नीचे है, कितना भाग ऊपर है, इसी से आपको पता चल जाएगा। तो लैक्टोमीटर किस काम आता है? दूध की शुद्धता ज्ञात करने में, या दूध के अंदर पानी कितना है, दूध के अंदर कोई अशुद्धि कितनी मिली हुई है, ये हमें बताता है। ठीक है बेटा, तो देखो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, और मुझे उम्मीद है ये जो आज जानकारी हमने किया, पास्कल का नाम इसमें बहुत आया कई बार। पास्कल का इस सिद्धांत किस काम आता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये तो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा है ये। तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो इसमें कमेंट आपको करना है वो आप जरूर करिए। कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो जरूर करिए, बताइए, कमेंट जरूर करिए, इससे बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। तो आप बताते ही नहीं, केवल देखकर चले जाते हैं, तो इससे क्या है ना, हम नई नई चीजें इसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, तो एक बार कमेंट जरूर करना लेक्चर देखने के बाद। ठीक है बेटा, तो आज हम मिलते हैं, सबको धन्यवाद।